हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस। इस पूरे सिलेबस में एक सिंगल सीरीज के अंदर ऑफ कोर्स सी बात है, इस पूरी सीरीज में मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं सारे टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट्स के बिल्कुल ही स्क्रैच से। हमारे सारे सब्जेक्ट्स में आते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, तो सारे ही सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स। अभी फिलहाल में हम पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर बिजनेस का, बिजनेस स्टडीज का, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने लगभग ये चैप्टर खत्म करने पे ही, आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है ये। इस वाली वीडियो में मेरे को आपको बताना है बाकी के बचे हुए प्रिंसिपल। बात करें इससे पहले वाली वीडियो की, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं सारे टॉपिक्स। हमने ये तक पढ़ चुके हैं कि एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। फिर हमने पढ़ा कि भाई हमारे जो हेनरी फ्योल है, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे हमारे पास, वो 5 प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए और बाकी के ये लिखे हुए हैं आपके सामने। उसके अलावा भी और भी कई सारे टॉपिक्स थे, लाइक नेचर, सिग्निफिकेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे टॉपिक्स भी हमने कंप्लीट करे। जितने टॉपिक्स के ऊपर से इस पूरे आपके 12th में बोर्ड्स में आपको कोई भी टॉपिक आ सकता है या कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वो सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाली वीडियो भी देख कर आओ, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, और बहुत अच्छे से आपका 12th क्लास का जो पेपर है, बोर्ड्स एग्जाम है, उसको अच्छे से दो। अभी बात करें आज जो हमें पढ़ना है, इट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें से हमने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बाकी ये आपके सामने लिखे हुए हैं। और आज से हमें 6th वाले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करना है और हम पूरे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बार में ही कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो लगभग उतनी ही बड़ी होगी जितनी होती है। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है, which is comparative study of Henry Fayol and F.W. Taylor। कई बार आ जाता है वो पेपर में, तो एक स्लाइड उसकी रहेगी, बाकी ये एक स्लाइड ये वाले प्रिंसिपल्स की रहेगी, ठीक है। इनमें जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आसान है, पूरे 14 के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आसान है, बहुत आसान प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। वो पांचों भी आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, ये वाले भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। सबसे पहला है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहां पे अब आप उसको समझो, वो बोलना क्या चाह रहा है कि आपको सबऑर्डिनेट करना है जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको जनरल इंटरेस्ट में। इससे पहले वाला जो टॉपिक था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी तो आपने यही बोला था कि सब लोगों का डायरेक्शन जो है वो एक यूनाइट होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए। बेटा समझो दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला जो प्रिंसिपल है उसका मेरे से कहने का मतलब ये है कि सब लोग एज अ टीम जो काम कर रही है कंपनी के अंदर, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप ऑफ पीपल्स की टीम बनती है, उनका कोई ना कोई हेड होता है, टीम लीडर और सुपरवाइजर जो भी है। तो वो जो टीम होती है वो पूरी टीम एक दिशा में काम करेगी, दूसरी टीम भाई उसके हिसाब से काम करेगी, तीसरी टीम उसके हिसाब से काम करेगी और इस तरीके से काम करेगी। ये कहलाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि सबको एक सा डायरेक्शन मिलना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, सबको एक सा डायरेक्शन मिलना चाहिए। यहां पे क्या होगा, यहां पर इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या इस प्रिंसिपल का कहना है कि कोई भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे काम नहीं करेगा। सब मतलब मैं मेरे इंटरेस्ट पे काम कर रहा हूं, कोई मेरा कलीग है वो उसके इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, कोई तीसरा बंदा है वो उसके इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, हमारा बॉस उसके इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, हमारा सबऑर्डिनेट जूनियर ये अपने अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे काम नहीं करेगा, सभी लोग जनरल इंटरेस्ट पे काम करेंगे। मतलब हम सबका मिला के जो कंबाइंड इंटरेस्ट बना है सब उस पे काम करेंगे, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे काम नहीं करेगा। इवन जो बॉस है या फिर जो हमारा सुपीरियर है, वो जो सुपीरियर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो सकता है या व्हाटएवर जो भी है, वो सारे लोग भी हमारा जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उस पे फोकस ना करते हुए जो जनरल इंटरेस्ट है पूरी कंपनी का
उस पे फोकस करके अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे। इवन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है साल भर का, या फिर जो प्लान हम अभी कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव, या अभी जो हम काम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव, इन सभी के ऑब्जेक्टिव भी किस बेसिस पर बनेंगे? जनरल बेसिस पर बनेंगे, कभी भी इंडिविजुअल के बेसिस पर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो तो आपको आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो सेकंड नंबर पे रखना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर पे क्या रखा आएगा? हमेशा जनरल इंटरेस्ट रखा आएगा, और सभी लोगों को जनरल इंटरेस्ट को लेकर ही काम करना पड़ेगा। सो यही है वो प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब या मायने ही यही होते हैं कि ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू कीप देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट सेपरेटली, और ऑन द सेकंड प्लेस एंड प्रायोरिटाइज द जनरल इंटरेस्ट ऑफ होल कंपनी। आपकी जो पूरी कंपनी है उसका जो जनरल इंटरेस्ट है उसको आपको प्रायोरिटी देना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते हो। उसके अलावा पर्सनल गोल जो आपको अचीव करना है, या किसी भी प्रकार के कोई भी जो भी पर्सनल गोल हो सकते हैं आपके, अगर आपको उनको अचीव करना है तो आप उसके लिए तो काम करोगे ही करोगे, लेकिन आपका मेन काम क्या होगा? दैट यू हैव टू अचीव योर जनरल गोल। आपका जो कंबाइंड गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको मेजरली काम करना है। अगर आप उसको अचीव करने के लिए आपका मेजर काम करोगे, जनरल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए काम करोगे, तो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। सपोज मुझे इस साल प्रमोशन चाहिए, ठीक है, मैं एक ही लगभग पिछले 3 साल से एक ही पोजीशन पे बैठकर और काम कर रहा हूं। अब क्योंकि मुझे अगर प्रमोशन चाहिए है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि उस प्रमोशन के समय पर मैं मेरे इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए अगर काम करूंगा कि नहीं यार मुझे तो प्रमोशन चाहिए, तो मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ, बाकी टीम का क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं इस टाइप से काम कर रहा हूँ, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बेसिस पर काम कर रहा हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बट अगर मैं जनरल इंटरेस्ट के बेसिस पर काम कर रहा हूँ, और सारे ही वर्कर्स जितने भी लोग हैं वो सब जनरल इंटरेस्ट के बेसिस पर काम करना है कि हमें इस साल कंपनी में 10 करोड़ 100 करोड़ का टर्नओवर देना है, 10 करोड़ का प्रॉफिट देना है, ये सारी चीजें करनी है, तो ऑटोमेटिकली अगर जनरल इंटरेस्ट अचीव हो गया तो मैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी तो अचीव हो गई ना। कंपनी मुझे प्रमोशन देगी ही देगी ना, कंपनी मेरी सैलरी बढ़ाएगी ना, कंपनी मेरी जो पोस्ट है अभी उसको अपग्रेड करेगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो बढ़ ही गया ना। तो इसलिए उनका कहना था कि सारे एम्प्लॉयज को अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ के जनरल इंटरेस्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और जनरल इंटरेस्ट को अचीव करने में हेल्प कराना चाहिए। यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट का मतलब है हम सबके कंबाइंड गोल्स, या कंपनी का एक कंबाइंड ऑब्जेक्टिव या गोल, जो भी कंपनी ने डिसाइड किया है कि हमें इस साल ये काम करना है, या इस वाले क्या बोलते हैं प्लानिंग में ये काम करना है, तो ये होते हैं जनरल इंटरेस्ट। तो आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जगह जनरल इंटरेस्ट पर फोकस ज्यादा रखना चाहिए। दैट इज द मेजर पर्पस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आप इंडिविजुअल सेक्रीफाइस करेंगे अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट, वो तो स्वाभाविक सी बात है। समझ आया ये वाला टॉपिक, है ना? सिंपल था। नेक्स्ट इज 7th वन इज रिन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वन मोर सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। रिन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है? भत्ता, है ना? और सिंपल भाषा में बोले तो सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरी, व्हाटएवर जो भी आपको बोलना हो। तो रिन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉइज का यहाँ पे मतलब है दैट अब सपोज मान के चलो कि कोई भी एक बंदा है, सपोज मैं ही हूं, मैं किसी भी कंपनी में क्यों काम कर रहा हूं, मेरा मेजर पर्पस क्या है किसी कंपनी में काम करने का? दैट आई हैव टू अर्न मनी, है ना? क्योंकि अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो मेरा घर परिवार में अच्छे से चला पाऊंगा, मेरी लिविंग स्टैंडर्ड में अच्छे से रख पाऊंगा। और मेरा मेजर पर्पस किसी भी जगह पर काम करने का क्या है कि मुझे वहां से क्या मिलेगा? रिन्यूमरेशन मिलेगा, वेजेस और सैलरी मिलेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिन्यूमरेशन टू एम्प्लॉइज यही बोलता है दैट ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड गेट देयर रिन्यूमरेशन ऑन टाइम। टाइम पर उनको पैसा मिले उनका, ऐसा नहीं हो कि भाई 20 तारीख 25 तारीख एक एक 2-2 महीने तक सैलरी नहीं मिल रही, ये नहीं होना चाहिए। रिन्यूमरेशन टाइम पर मिलना चाहिए। सेकेंड थिंग, if a person is working in your company then उसको प्रॉपर रिन्यूमरेशन मिलना चाहिए, है ना? प्रॉपर रिन्यूमरेशन का मतलब है कि अगर वो 10 लाख के हिसाब से काम कर रहा है तो उसको 10 लाख रुपए मिलना चाहिए, अगर वो 5 के हिसाब से काम कर रहा है तो 5 मिलना चाहिए। उससे क्या होता है? एम्प्लॉइज में मोटिवेशन बना होता है। क्योंकि आप देखो भाई कितनी ही चीजें आप लगा लो,
XYZ की सर इस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलता है, गाने सुनने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी। द प्राइमरी थिंग एक ह्यूमन को या कोई भी ह्यूमन बीइंग को मोटिवेशन काहे से मिलता है? पैसे से। तो अगर उसको पैसा समय पर मिल रहा है, उसको पैसा टाइम पर मिल रहा है और जितना वो काम कर रहा है उस हिसाब से मिल रहा है, देन ऑटोमेटिकली वो मोटिवेटेड रहेगा। और अगर एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका जो काम करने का तरीका है, उसकी जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो सही रहेंगे, वो काम बिल्कुल बेस्ट तरीके से करके देगा। एक बहुत अच्छी कहावत है, मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ी थी, आई डोंट नो अबाउट द नेम ऑफ दैट पर्सन, मेरे को उसका नाम नहीं मालूम। उनका कहना है कि इफ़ यू डोंट लव योर एम्प्लॉय, योर जो भी तुम्हारा जो दुश्मन है मार्केट के अंदर, वो उसको प्यार करेगा भाई, वो उसको रख लेगा। सीधी सी बात है भाई। सपोज अगर मैं किसी कंपनी में नौकरी करने जा रहा हूँ, मेरी सैलरी 2 लाख रुपए महीने की, और 2 लाख के हिसाब से मैं भाई बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मतलब मैं लगभग 16 18 घंटे काम कर रहा हूँ, और मैंने कंपनी को बहुत बेनिफिट भी दिए। मैंने कंपनी को भाई, हो सकता है सपोज मान के चलो कि मैंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दी थी जिसकी वजह से कंपनी मतलब डायरेक्ट 3 गुना 4 गुना अपना प्रॉफिट कमा रही है जितना वो पहले कमाती थी। तो अब वो जो है बॉस है, वो जो सुपीरियर है मेरा, जो भी ओनर होगा उस कंपनी का, उनका मेजर पर्पस या उनका क्या बनता है, क्या बोलते हैं इसको, फर्ज क्या बनता है कि भाई मेरी भी सैलरी बढ़ाए, मुझे भी प्रमोशन मिले, रिन्यूमरेशन समय पर मिले, मुझे एटलीस्ट मुझे कमीशन या बोनस मिले उस चीज का। और एंड इफ दे डू नॉट गिव मी दैट थिंग, आई विल बी गेट डिमोटिवेटेड। फिर मैं भी एक तरीके से काम नहीं करूंगा कि यार मेरा इतना काम करने से भी मुझे कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है उस चीज का, है ना। तो मैं भी फिर काम नहीं करूंगा, और काम नहीं करूंगा तो ऑटोमेटिकली और सिर्फ मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसे अगर हम 100 लोग हैं कंपनी के अंदर और 100 में से 50 लोग भी अगर ऐसा सोचने लगे ना, तो ये कंपनी ऑटोमेटिकली डूबने लगेगी और मुश्किल से 4 या 5 साल में डूब जाएगी। तो यही उनका मेजर पर्पस था, हेनरी फ्यूल का कहना रिन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉय में। ये प्रिंसिपल ऑफ रिन्यूमरेशन का मेजर कहना ये है कि ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड गेट देयर सैलरी और गेट देयर मनी ऑन टाइम। सबसे पहला तो टाइम पे मिलना चाहिए। दूसरा, एज पर इट्स वर्किंग, जो भी वो काम कर रहा है उसके बेसिस पर मिलना चाहिए। अगर वो ज्यादा कर रहा है तो ज्यादा, कम कर रहा है तो कम। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, उनके नॉलेज के बेसिस पर, स्किल के बेसिस पर, है ना, इन चीजों पर मिलना चाहिए। उसके अलावा रिन्यूमरेशन का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता है, उसके अलावा अदर पर्क्स भी होती हैं एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉय भाई मोटिवेटेड रहने के लिए भाई उसको पीएफ भी काट रहे हो आप, ग्रेजुइटी भी दे रहे हो उसको, है ना, आफ्टर द रिटायरमेंट सर्विसेज भी आपने प्लान करके रखे हैं उसके लिए, इंश्योरेंस दे रहे हो आप उसको साल भर में। जैसे अगर उसने बहुत अच्छा काम करा है तो आप, कई कंपनीज ऐसा करती हैं कि भाई ट्रिप प्रोवाइड करा दीजिए, हम आपको फॉरेन ट्रिप पे भेजते हैं कंपनी की तरफ से, 5 दिन 6 दिन की फॉरेन ट्रिप पे भेजते हैं, तो वो प्रोवाइड करा देते हैं। कई कंपनीज कमीशन देती हैं, दिवाली पर सारी कंपनीज बोनसेस देती हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ रिन्यूमरेशन ओनली। तो ये सारी चीजें रिन्यूमरेशन का ही पार्ट होता है, और ये सारी चीजें एक एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। प्रॉपर सैलरी मिल रही है, 12 महीने की सैलरी मिल रही है। लाइक इन टीचिंग जॉब 12 महीने की सैलरी नहीं होती, जो छोटे स्कूल्स होते हैं उनमें तो नहीं होती, है ना। 10 महीने की सैलरी होती है, 2 महीने जो गर्मी छुट्टी होती है इसमें सैलरीज नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें ना हो तो इस टाइप की कुछ पॉलिसीज कंपनी बनाए, ताकि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है कंपनी के अंदर वो मोटिवेटेड रहे, वो जागरूक रहे अपने उसमें कि हाँ भाई हमें सारी चीजें मिल रही हैं तरीके से और हम बढ़िया हैं हमारी इसमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय खुश रहेगा, और एम्प्लॉय खुश है तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से काम करेगा, वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करेगा, मोटिवेटेड रह के काम करेगा, मन लगा के काम करेगा। और जब एम्प्लॉय मन लगा के काम करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी कहाँ जाएगी, ऊपर ऊंचाइयों की तरफ जाएगी। सो दैट इज नोन एज रिन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रिन्यूमरेशन बहुत अच्छे से समझ आया, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये टोटली 2 अलग अलग टॉपिक है अपने आप में, और ये जो टॉपिक है ये कंपनी अपने हिसाब से समझती है इन टॉपिक्स को, कि ये कंपनी को अगर किसी प्रकार का वो लेना है, डिसीजन लेना है अबाउट द कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए, तो पॉलिसी किस तरीके से बनाएगी या कंपनी किस तरीके से काम करेगी, है ना।
तो वो डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से भी काम कर सकती है और सेंट्रलाइज्ड तरीके से भी। सर अभी भी नहीं समझ आया। इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझो कि एक हमारी कंपनी है, अपन मान लेते हैं टीवीएस। टीवीएस किस चीज की कंपनी? सर बाइक मैन्युफैक्चरिंग की बहुत अच्छी कंपनी। मेरे पास भी टीवीएस की बाइक है, अपाचे, ठीक है। तो टीवीएस जो कंपनी है इसका कहीं पे हेडक्वार्टर होगा। अपन मान लेते हैं कि टीवीएस का हेडक्वार्टर मुंबई में। तो इनके जो भी एम्प्लॉयज हैं भाई, सीईओ हैं, सीएफओ हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ओनर है, फाउंडर है ना, शेयर होल्डर्स हैं, बड़े बड़े शेयर होल्डर जो हैं, वो सब बॉम्बे वाली ब्रांच में बैठते हैं। अब टीवीएस से बॉम्बे में तो है नहीं, वो तो इंडिया में पूरे में फैला हुआ है भाई। उसकी तो हजारों अलग अलग ब्रांचेस हैं, है ना। होशंगाबाद में 3 अलग अलग शोरूम है, भोपाल में 10-12 शोरूम होंगे भाई, इंदौर में 10-12 शोरूम होंगे, मुंबई में 20-25 शोरूम होंगे। ऐसे अलग अलग सिटीज में बहुत सारे शोरूम्स होंगे, ऐसे मिला के 1000-1500 शोरूम के ऊपर हो रहा है पूरे देश में। अब ये टोटली डिपेंड करता है टीवीएस के ऊपर कि उनको अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो किस बेसिस पर लेंगे। क्या वो सेंट्रलाइज्ड तरीके से डिसीजन लेंगे या डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से डिसीजन लेंगे। अब सर दोनों में फर्क क्या है? अगर वो सेंट्रलाइज्ड तरीके से डिसीजन ले रहा है, मतलब डिसीजन कौन लेगा? हेडक्वार्टर डिसीजन लेगा। मुंबई में जो हेडक्वार्टर बना हुआ है कंपनी का, वो डिसीजन लेगा, और जितनी भी ब्रांचेस हैं पूरे देश भर में, ये सारी ब्रांचेस उन डिसीजंस को मानेगी। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड तरीके से सॉरी, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड तरीके से डिसीजन लेना, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक केंद्र है, सेंट्रलाइज्ड है हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और उस सेंटर से सब में फैल रहा है, दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। कई कंपनीज करती है, सपोज मान लेते हैं डोमिनोज। तो डोमिनोज जो क्या बोलते हैं पूरी चेन है उसकी, फूड प्रोसेसिंग चेन जो है, डोमिनोज पूरी चेन में अपना जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो एक सी रखेगा। ये कैसे? ऐसा नहीं है कि भाई होशंगाबाद में अगर डोमिनोज है तो वो अपनी ब्रांड जो ब्रेड्स है वो यहीं कहीं के लोकल मैन्युफैक्चरर से बनवा रहा है, मुंबई में जो है वो वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर से बनवा रहा है, इंदौर वाला इंदौर से बनवा रहा है, जबलपुर वाला जबलपुर से बनवा रहा है, कोलकाता वाला कोलकाता से बनवा रहा है। ऐसा नहीं होगा। पूरे देश में ब्रेड्स जो है वो सिर्फ एक ही कंपनी बना के दे सकती है उनको, ठीक है। अब ये क्या है? ये सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइजेशन है। सर कैसे पता चला कि जो डिसीजन है वो कहाँ से आ रहा है? वो सेंटर से आ रहा है, जो उनका हेडक्वार्टर होगा, जहां पर भी उनका हेड ऑफिस होगा, वहां से ये डिसीजन आ रहा है। हर एक कंपनी या हर एक आउटलेट अपने हिसाब से डिसीजन नहीं बना रहा है, ना ही हर एक आउटलेट अपने हिसाब से प्राइस मेंटेन करके रखता है। प्राइसेस जो होते हैं वो बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंट्रलाइज्ड क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट, उनका जो सेंट्रलाइज्ड हेडक्वार्टर है उसके बेसिस पर प्राइसेस बनेंगे पूरे देश के, और एक से प्राइसेस होंगे। अगर 49 रुपीज में यहाँ पे एक चीज मार्गरेटा मिल रहा है तो वही 49 में आपको इंदौर में भी मिलेगा, वही 49 में आपको मुंबई में भी मिलेगा, है ना। तो दिस इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन जो है वो कौन ले रहा है? सेंट्रल पावर ले रही है, हेडक्वार्टर ले रहा है, और बाकी सब ब्रांचेस में फैल रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है सर? डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि हर एक जो भी हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो सारी ब्रांचेस अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए फ्री है, कोई किसी को भी सेंट्रल की डिसीजन मानने की जरूरत नहीं है। मतलब सेंट्रल अगर डिसीजन ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो सब अपने अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप मान के चलो कि जितनी भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, उनके जितने भी आउटलेट होते हैं, आप देखोगे सबके रेट्स जो है वो अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दिया था टीवीएस का, ये मत बोलना कि सर आपने सेंट्रलाइजेशन में एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो जितनी भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, ये सारी की सारी, लगभग तो सारी, ये डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करती है। आप अगर होशंगाबाद में, मैं सपोज मारुति सुजुकी की शोरूम में गया और मैंने बोला कि भैया मेरे को एक्सेल 6 चाहिए, और या मैं महिंद्रा के शोरूम में गया और मैंने बोला कि मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, तो स्कॉर्पियो एन का प्राइस बता दो, तो उन्होंने मेरे से बोल दी सर 25 लाख रुपए स्कॉर्पियो एन का प्राइस है। वहीं मैं भोपाल जाऊंगा तो वो मेरे से बोल देगा कि सर 23,50,000 उसका प्राइस है। इंदौर जाऊंगा तो हो सकता है 24 लाख बोल दे, मुंबई जाऊंगा हो सकता है 24.5 लाख बोल दे। तो सब अपना अपना अलग अलग प्राइस बोल रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये सब डिसेंट्रलाइज तरीके से काम कर रहा है। हर एक यूनिट अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सारी चीजें क्या हो गई है? डिसेंट्रलाइज हो गई है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी आप चाहो तो जाके आ सकते हो, मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बना दूंगा चाहोगे तो। कभी क्रोमा जाना घूमने। क्रोमा जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि हर एक अप्लायंसेस जो लगे हुए हैं वहाँ पे, लाइक टीवी है, होम थिएटर्स हैं, फ्रिज है, और वट जो भी चीज़ें लगी हुई हैं उसके आगे एक स्क्रीन लगी होती है छोटी सी, है ना। हमारे आगे क्रोमा में लगी हुई है, तो उसके आगे एक स्क्रीन लगी होती है छोटी 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 सारे प्रोडक्ट के आगे। और उन सारे प्रोडक्ट के आगे जो स्क्रीन लगी होती है, वो जो उस पर जो प्राइस चल रहा होता है, वो प्राइस वहां का डिपार्टमेंट नहीं बनाता। वो जो क्रोमा जहाँ पर खुला हुआ है वो अपने हिसाब से प्राइस नहीं डालते वहां पर, ये प्राइसेस डलाते हैं इनके हेडक्वार्टर से। और अगर यहाँ चेंज हुआ है प्राइस, तो वो इंदौर में भी चेंज हुआ होगा, वो कोई साउथ इंडिया में भी चेंज हुआ होगा, और नॉर्थ इंडिया में भी चेंज हुआ होगा, ऑल ओवर द इंडिया एक साथ चेंज हुआ होगा। दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सेंट्रलाइजेशन का, कि वहाँ पे प्राइसेस जो है वो टोटल एक साथ चेंज हो रहा है। और सिर्फ प्राइस की बात नहीं होती सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी चीजें, यहाँ पर आप सब चीज का वो डिसाइड करते हो, हर एक चीज का। मतलब आप बोलोगे तो मतलब पॉलिसीज हुई, ऑब्जेक्टिव्स हुए, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस हुए, सारी चीजें सेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइजेशन, हर एक यूनिट अपने हिसाब से डिसीजन ले रही है, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। समझ आया सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से? नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब ये भी एक बड़ा बेढंगा सा टॉपिक है ना। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन की अगर अपन बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है क्या बेसिकली? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का कहना है, मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये बना इसलिए है कि कोई भी एम्प्लॉय जो होता है, भाई कंपनी में हायरार्कियल सिस्टम चलता है ना, एक हायरार्की चलती है कि भाई वर्कर सबसे नीचे है, उसके ऊपर उसका सुपरवाइजर, उसके ऊपर उसका मैनेजर, उसके ऊपर उसका मैनेजर, उसके ऊपर उसका जोनल हेड, जोनल हेड के ऊपर भैया जो हेड एचओडी क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा उस फलाने डिपार्टमेंट का वो, और उसके ऊपर फिर एमडी, और उसके ऊपर फिर मालिक। ऐसी पूरी एक हायरार्की चलती है ना। तो अपन मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई बंदा है जो कि मार्केटिंग में काम कर रहा है ना, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बीओडी है मार्केटिंग का। अब इस मार्केटिंग वाले के बीओडी में दो डिपार्टमेंट आते हैं। अपन मान लेते हैं एक सेल्स डिपार्टमेंट है और एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक। अब ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट तो ये सेल्स वाले बंदे से बात कर नहीं रहा होगा, या डायरेक्ट ये एडवर्टाइजमेंट वाले बंदे से तो बात कर नहीं रहा होगा, ऑफ कोर्स सी बात है ना। तो इसके नीचे कोई होगा जोनल हेड, और मान लेते हैं ये है जोनल हेड। फिर इसके नीचे भी कोई होगा मैनेजर, एरिया मैनेजर। फिर इसके नीचे भी कोई होगा ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर। फिर उसके नीचे भी कोई एक आध एम्प्लॉय होगा उसका सुपरवाइजर, और उसके नीचे वो सेल्स पर्सन है, अपन मान लेते हैं सुपरवाइजर। और यही क्राइटेरिया यहां भी चल रहा होगा, यही सेम क्राइटेरिया यहां भी चल रहा होगा। जोनल हेड है ना, एरिया मैनेजर, फिर सेल्स उसका ऑफिसर, फिर उसका सुपरवाइजर, और फिर वो बंदा खुद, ठीक है। यही चीज यहां भी चल रही है, यही चीज यहां भी चल रही है। अब स्केलर चेन का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बोलता क्या है कि अगर इस सेल्स वाले बंदे को कोई शिकायत करनी है या कोई पॉलिसी की बात करनी है डायरेक्टर से, तो वो डायरेक्टली जाके ऐसा बात नहीं कर सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि भाई सेल्स वाला बंदा डायरेक्टली इसके पास चला गया या इसके पास चला गया और बात कर ली। चलो इससे नहीं, इसको जोनल हेड से भी बात करनी है तो वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। इवन अगर उस सेल्स वाले बंदे को यहाँ के एरिया मैनेजर से बात करनी है, एरिया मैनेजर ऑफ एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट से बात करनी है, तो भी वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। उसको एक पूरी चेन फॉलो करनी पड़ेगी, हायरार्कियल चेन फॉलो करनी पड़ेगी। कैसे? कि वो उस बात को किसको बताएगा? अपने सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर सेल्स ऑफिसर को बताएगा, सेल्स ऑफिसर एरिया मैनेजर को बताएगा, एरिया मैनेजर जोनल हेड को बताएगा, जोनल हेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगा, फिर वो उसके जोनल हेड को बताएगा, और फिर कहीं जाकर उसके एरिया मैनेजर तक वो बात पहुंचेगी। एक पूरी हायरार्कियल चेन फॉलो करनी पड़ेगी। ये किस चीज के लिए? इंफॉर्मेशन फ्लो करने के लिए जो हायरार्कियल चेन हम फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज स्केलर चेन, ठीक है।
और ये कंपनी के अंदर इसलिए जरूरी है बिकॉज ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द कंपनी, हर एक कंपनी में जितने भी लेवल्स हैं, 10 लेवल, 20 लेवल, 2 लेवल, 5 लेवल, हर एक लेवल जो होते हैं वो सब अलग अलग लेवल के लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट रिस्पेक्ट, दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट डिग्निटी। हर एक लेवल पे अलग अलग डिग्निटी होती है एक बंदे की, और उस डिग्निटी को मेंटेन करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि सेल्स वाला बंदा डायरेक्ट बड़बड़ाता हुआ जोनल हेड के ऑफिस में घुस गया और बात करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। वो किस फॉर्म में जाएगा, इस स्केलर चेन के फॉर्म में ही चलेगा। अगर यहाँ वाले बंदे को इसको कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो पूरा ऐसा घूम के ही जाएगी, डायरेक्ट नहीं जा सकती। क्लियर है? और इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या होता है कि इफ अ पर्सन वांट्स टू कन्वे एनी काइंड ऑफ मैसेज, नॉलेज और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू other department, then they have to follow a hierarchical chain which is known as scalar chain. They have to follow it, and then only the information or any kind of जो भी इनको पहुंचाना है, क्या बोलते हैं उसको, मैसेज वगैरह जो है, इंफॉर्मेशन मैसेज, then only can be transferred. Clear? That is known as principle of scalar chain. अब सर कभी ऐसा हुआ कि जल्दी करवाना है, तब क्या होगा? अगर आपको जल्दी काम कराना तो उस समय पर आप एक वो बना सकते हो जिसको हम बोलते हैं, चलो यहाँ बनाते हो, एक डायरेक्ट पाथवे बना सकते हो कि आप इन सबको हटा दोगे और डायरेक्ट यहाँ का सेल्स ऑफिसर इस सेल्स ऑफिसर से बात कर लेगा। इस पाथ को हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक, गैंग बैंग नहीं, गैंग बैंग इज अ डिफरेंट थिंग, है ना गंदे। इट इज नोन एज गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है? गैंग प्लैंक इज एक तरीके का एक शॉर्टकट होता है कि आप ये जो पूरा हायरार्किकल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर बात कर सकते हो। ये गैंग प्लैंक सिर्फ तब यूज होगा जब इंफॉर्मेशन जल्दी से पहुंचाना हो, डिसीजन जल्दी से लेना हो, है ना, टाइम नहीं है और आपको काम करना है, एट दैट टाइम दिस गैंग प्लैंक कैन बी यूज्ड। सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। समझ आया ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन? नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है? सबसे सिंपल प्रिंसिपल, एक और, मैं तुम्हें सब पे ये बोलता जा रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है, अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि ईच एंड एवरी आइटम्स व्हिच आर प्लेस्ड इन अ कंपनी शुड बी प्लेस्ड इन अ ऑर्डर, ताकि वो आसानी से मिल सके जरूरत आने पर। सपोज कोई मैकेनिकल उसकी दुकान देखी है आपने, मैकेनिक की अच्छी दुकान जो होती है मैकेनिक की, आपने देखा होगा एक ऐसा पटिया लगा होता है, उसके ऊपर उसके सारे औजार जो है वो जमे होते हैं। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है कि ईच एंड एवरी थिंग्स व्हिच आर यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोडक्शन प्रोसेस, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो भी मटेरियल या फिर जो भी टूल्स यूज हो रहा है, जो भी चीजें यूज हो रही है, मशीनरी यूज हो रही है, वो एक ऑर्डर में जमी होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से काम आ सके। दूसरा, अगर एक प्रोडक्शन लाइन चला रहे हो आप, एक कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें 10-12 यूनिट पर वो प्रोडक्ट जा रहा है और बन रहा है, अपना मतलब फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है रॉ मटेरियल से, तो वो प्रोडक्शन लाइन जो है वो एक ऑर्डर में जमी होनी चाहिए ताकि कम से कम टाइम और कम से कम कॉस्ट लगे। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दैट्स इट, इतना ही प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का कहना है कि हर एक चीज जो है वो एक ऑर्डरली फॉर्म में, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में जमी होनी चाहिए ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी टाइम जो है वो वेस्ट ना हो उसको ढूंढने में, या फिर रिसोर्सेज वेस्ट ना हो उसको पता करने में। ठीक है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि लोगों के काम करने की बजाय उनके मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का कहना है दैट ईच एंड एवरी पर्सन दोज हु आर वर्किंग इन अ कंपनी शुड बी ट्रीटेड इन अ रिस्पेक्ट एंड शुड बी ट्रीटेड इक्वली, है ना। हर एक इंसान जो कि कंपनी में काम कर रहा है, वो भले ही एक सीईओ हो या फिर एक वॉचमैन, सबको आप इक्वली ट्रीट करोगे, किसी को भी कम ज्यादा ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब किसी को भी आप इस नजर से नहीं देखोगे कि अरे ये तो वॉचमैन है या ये तो हमारे यहाँ पे ऑफिस बॉय है और ये टी बॉय है और जो भी है, इस बेसिस पर आप उससे बात कर रहे हो। ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो एक दूसरे की डिग्निटी मेंटेन करके रखेंगे। हर एक पर्सन जो है वो भाई एक दूसरे को इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा, रिस्पेक्ट से बात करेगा, ताकि हर एक एम्प्लॉय को अपनापन लगे कंपनी के अंदर, उसको ऐसा लगे कि मैं एक फैमिली में काम कर रहा हूँ
और तरीके से चीजें होती रहनी चाहिए। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कि हर एक इंसान शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द कंपनी। इक्वली का मतलब ये नहीं है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह पर जाकर सेल्स वाले को बैठा दिया इक्वली ट्रीट करो, मैं बैठूंगा आपसे तेरी जगह। अपने अपने लेवल पर जो इज्जत है वो बनी रहनी चाहिए। मतलब ये इसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या इसके जो नीचे वाले लोग हैं ये इनको ऐसे ना देखें कि अरे ये तो कीड़े मकोड़े टाइप है ना। दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली, उनको एक इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट होना चाहिए। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। द नेक्स्ट इज 12th वन, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव वंस अगेन एक थोड़ा सा समझने में मुश्किल टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब है कि दैट यू हैव टू मोटिवेट योर एम्प्लॉइज, है ना। यू हैव टू मोटिवेट योर एम्प्लॉइज इन सच अ मैनर कि वो इनिशिएटिव ले काम करने के लिए, या फिर वो इनिशिएटिव ले डिसीजन मेकिंग में। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। मतलब एक जो मैनेजर है, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये कुछ इस प्रकार से एम्प्लॉइज को, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट करें कि जब डिसीजन मेकिंग की बारी आए तो सिर्फ यही डिसीजन ना लें, ये सब लोग मिलकर डिसीजन लें और सब लोग अपना अपना इनिशिएटिव दें कंपनी के अंदर एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, एट द टाइम ऑफ वर्किंग, एट द टाइम ऑफ टास्क कंप्लीशन। अगर कोई बड़ा टास्क आ गया है भैया अब तो करना ही है, तो सिर्फ ये उस चीज पे इनिशिएटिव ना लें, सब लोग मिलकर इनिशिएटिव लें कि नहीं भैया ये हमारा काम है और हमें इसको कंप्लीट करना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कि सपोज मान के चलो अभी बीच में क्या हुआ था कि हमारे स्कूल में एक वो आ गया था कि इस बार 12th बोर्ड्स की परीक्षा जो है वो आपको करवानी है। तो एट दैट टाइम वो सिर्फ बर्डन जो है वो सिर्फ मैडम प्रिंसिपल जो है हमारे उनके ऊपर नहीं आएगा। वो क्या होगा, अब हम सबको साथ में मिलकर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हमारे जो एचओडी है उनको भी, जितने पीजीटी स्टाफ है उनको भी, और जितना जो हमारे से नीचे स्टाफ है टीजीटी, पीआरटी, पीपीआरटी का स्टाफ, हम सब लोगों को मिलकर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि जो भी हमारे सामने अब जो प्रॉब्लम दिख रही है, जो टास्क दिख रहा है, हम सब मिलकर उसको कंप्लीट करेंगे। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब ही यही है कि ईच एंड एवरी पर्सन शुड टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ कंपनी, ताकि वो कंपनी के एक वैल्यूएबल असेट की तरह काम कर सके। कंपनी को भी लगे कि हाँ भैया ये हमारे लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हमारी कंपनी में, और हमें इसकी बात माननी चाहिए। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। दोनों तरफ होगा, कंपनी भी सुने और ये भी अपने तरफ से बोले। इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है उसको ये लगेगा कि नहीं यार मैं एक बहुत अच्छा एसेट हूँ इस कंपनी के लिए, बहुत जरूरी व्यक्ति हूँ इस कंपनी के लिए। और कंपनी को भी कई बार क्या हो जाता है, जो छोटे वर्कर्स होते हैं उनसे बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है, अच्छे डिसीजंस मिल जाते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। द नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन से समझ ही आ रहा होगा आपको कि एक जो कंपनी में काम कर रहा है एम्प्लॉय, उसके पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जॉब की, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके मन में ये डर बैठा हो हमेशा कि यार ये तो मुझे कभी भी निकाल सकते हैं। ये खासकर प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होता है, गवर्नमेंट में तो पॉसिबल ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होता है ये कि हर एक एम्प्लॉय के मन में ये डर बैठा होता है कि अगर मैं काम कर भी रहा हूं तो भी कंपनी मुझे कभी भी हटा सकती है, कभी भी भगा सकती है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है कि स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन होनी चाहिए। एक कंपनी इस तरीके से काम करे कि उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज जो हैं वो एक मोटिवेशन के तरीके से काम करें कि भैया हम यहाँ पर स्टेबल हैं, कंपनी हमें नहीं हटाएगी। अब अगर उनके मन में ये भावना बैठ गई कि कंपनी हमें नहीं हटाएगी, हटा नहीं सकती है, वो नहीं कि कंपनी हमें नहीं हटाएगी क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम करेंगे क्योंकि उनके मन का जो डर है वो तो हट गया है ना। तो वो जो डर है वो हटने की वजह से ये प्रिंसिपल दिया गया है स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। क्योंकि अगर वो डर हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेट होकर काम करेगा। एक बंदे को चाहिए क्या, एक तो पैसा, तो अपन ने वो प्रिंसिपल ऑफ रिन्यूमरेशन में अभी पढ़ के आए हैं, है ना, ये प्रिंसिपल, एक तो पैसा, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ द वर्क, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ द जॉब की। अगर वो जॉब कर रहा है तो भाई उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उस बंदे के अंदर इतनी मतलब कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई कंपनी मुझे नहीं निकालेगी, तो वही स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यही है बस वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव द स्टेबिलिटी, शुड हैव द मोटिवेशन कि भैया कंपनी हमें
नहीं हटा सकती या नहीं हटाएगी। नहीं हटा सकती नहीं, कंपनी हमें नहीं हटाएगी बिना किसी रीजन के, तो वो और ज्यादा मोटिवेटेड होके काम करेगा। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। एंड द लास्ट प्रिंसिपल एस्पिरिट डी कॉप। एस्पिरिट डी कॉप, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कठिन टॉपिक है, कुछ नहीं है। इस टॉपिक का मतलब है, इस प्रिंसिपल का मतलब है एस्पिरिट डी कॉप। हर एक बंदे के अंदर स्पिरिट जगाओ, किस चीज की? डी कॉप की। डी कॉप मतलब टीम वर्क की। ईच एंड एवरी पर्सन इन अ कंपनी शुड वर्क एज अ टीम, नॉट एज अ इंडिविजुअल। हर एक पर्सन जो कि कंपनी के अंदर काम कर रहा है वो एज अ फैमिली, एज अ टीम काम करेगी। वो कंपनी एज अ सिंगल यूनिट काम करेगी। हमेशा कंपनी अलग अलग लोगों के हिसाब से काम नहीं करेगी। अब बड़ी जो कंपनीज होती है जिसमें भाई 3000 5000 वर्कर्स है, वो अगर ऐसे अलग अलग लोगों के बेसिस पर काम करेगी तो हो ही नहीं पाएगा काम। तो वहां पर एस्पिरिट डी कॉप की भावना जगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बेसिकली एक भावना है एक मन की, है ना, कि उनके मन में एक एस्पिरिट जगाना जरूरी होता है कि यू हैव टू वर्क एज अ फैमिली, यू हैव टू वर्क एज अ टीम, यू हैव टू वर्क एज अ सिंगल यूनिट इन अ कंपनी, नॉट एज अ इंडिविजुअल पर्सन। दैट इज नोन एज एस्पिरिट डी कॉप, है ना। आई की जगह वी की भावना जगाना है। दैट इज नोन एज एस्पिरिट डी कॉप, कि मेरे को सिर्फ मेरे लिए काम नहीं करना, मेरे को इस कंपनी के लिए काम करना है। इस कंपनी का हर एक पर्सन जो है वो एज अ फैमिली मेंबर है मेरा, एज अ टीम मेंबर है मेरा, और हमें एज अ टीम की तरह ही काम करना पड़ेगा। सो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप। क्लियर है? तो पूरे 14 के 14 प्रिंसिपल मैंने समझा दिए बहुत आसानी से, है ना। यहाँ तक तो मैंने बहुत विस्तार में समझा, ये मैंने जल्दी पढ़ा दी। हालांकि ये कोई खास है भी नहीं, जितना उसमें नॉलेज देना था मैंने दे दिया है ना, क्योंकि वो वीडियो मैं अगर इतना लंबा पढ़ाता तो बहुत लंबी बन जाती वो। तो ये हो गए हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे खत्म। इस वाली वीडियो को रखते हैं यहीं तक। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, मेरे को याद है, कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फ्यूल। इसके ऊपर मैं वीडियो की जगह एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा, आप वो शॉर्ट देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा खास टॉपिक है नहीं, है ना। तो इस वाली वीडियो को रखते हैं यहीं तक। यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर होता है पूरी तरीके से खत्म, सेकेंड वाला चैप्टर विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करो इन वीडियोस को, है ना, अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके, वो भी समझ सकें कि भाई ये चीजें होती क्या है। एक नए टीचर आए हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत बेस से पढ़ा रहे हैं सारी चीजों को, तो इसको शेयर करो अपने इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।